हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ये जो हमारा क्लास है वो फर्स्ट लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके सीजी सेट के लिए और यूजीसी नेट के लिए और साथ ही यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए। ठीक है, तो आज इसमें हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना क्यों ज़रूरी है ना। ये जो मैंने बताया कि आज का जो क्लास रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे रहेगा, तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में पहले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आपको क्या जानना है कि संवैधानिक ढांचा कैसा है ना। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, इसमें संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, ये सब चीज़ बता दिया हूँ। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको क्या जानने को मिलेगा, ये जानने को मिलेगा कि जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो किन किन बातों को ध्यान में रखकर भारत का संविधान बना है। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के जो आपका भारत शासन अधिनियम आया 1947 तक का, ठीक है, तो उसके बीच में कौन कौन से अधिनियम आए, एक्ट आए, ठीक है, चार्टर एक्ट आए, उन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि अंग्रेज जब से भारत आए थे तो उसके बाद से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो जो डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, या संविधान को लेकर के जो डेवलपमेंट हुए हैं, उनके बारे में जानकारी आपको इस लेक्चर में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भारत में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में भारत में आई थी। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है, व्यापार करने के लिए भारत आती है, और व्यापार करने के लिए भारत आती है तो धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में व्यापार करने आई थी, फिर व्यापार करने के साथ साथ शासन करने लग गई, और शासन करने लग गई, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे कंपनी के हाथ से क्या हो गया, ब्रिटेन के लोगों ने या ब्रिटेन की सरकार ने उससे मतलब अपना शासन अपने पास ले लिया। ठीक है, मतलब भारत का शासन अपने पास ले लिया। तो ऐसे करके एक कंपनी के माध्यम से फिर कंपनी के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के पास शासन चले गया। ठीक है, तो ऐसे करके भारत जो था गुलाम हो गया था। ठीक, तो देखते हैं कि 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, और उसके बाद क्या होता है कि 1764 में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद 1765 में क्या होता है, कंपनी को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, जिसमें राजस्व एवं दीवानी अधिकार दिए जाते हैं कंपनी को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ही बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी अब राजस्व कलेक्ट कर सकता है, मतलब इकट्ठा कर सकता है। राजस्व का मतलब है टैक्स। ठीक है, टैक्स इकट्ठा कर सकता है, और साथ ही दीवानी न्याय दे सकता है। दीवानी न्याय मतलब दो प्रकार के न्याय होते हैं, एक फौजदारी न्यायालय और एक दीवानी न्यायालय। तो दीवानी न्यायालय का काम वो कर सकता है। ठीक है, मतलब छोटे मोटे जो गैर आपराधिक मामले हैं या छोटे मोटे ऐसे मामले हैं जिनमें जैसे कि संपत्ति का हस्तांतरण करना या फिर संपत्ति संबंधी विवाद है, वो सब दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो उसका अधिकार कंपनी को दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कंपनी धीरे धीरे शासन करने लग गई थी। ठीक है, तो कंपनी का शासन, पहले तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दो भागों में बांटेंगे इसको, है ना। एक तो आप देखेंगे कि 1773 से लेकर के 1858 तक, ये जो है ना, 1773 से लेकर के 1858 तक आपको कंपनी का शासन देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर सम्राट का शासन आ जाएगा 1858 से 1947। दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपनी का शासन मतलब पहले क्या कर रही थी, कंपनी शासन कर रही थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक भारत में क्या था, फिर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। ठीक है, अब इसमें कंपनी नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हो गया था। तो ये दो भागों में आपको पढ़ना है, कंपनी का शासन और ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन। ठीक है, तो कंपनी का शासन कब स्टार्ट होता है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, 1765 में बक्सर का युद्ध होता है, 1764 में होता है। उसके बाद 1765 में उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया जाता है। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको दीवानी न्यायालय और राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1773 से कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है। ये सब आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद कंपनी से
अधिकार कब छीना जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा? तो वो छीना जाता है 1857 में, जब क्रांति होती है भारत के अंदर, है ना। तो 1857 में क्रांति होती है, जिसको सिपाही विद्रोह बोला जाता है, सिपाही मिनिटी, ठीक है। और इसको सावरकर ने क्या बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला था 1857 की क्रांति को, ठीक है। तो 1857 में क्रांति होती है। उसके बाद फिर ये जो क्रांति होती है, उसके बाद कंपनी से शासन छीन के अब क्या हो जाता है, ब्रिटिश ताज का शासन हो जाता है, ठीक है। तो अब ब्रिटिश ताज का शासन हो जाता है भारत के अंदर, और 1858 से लेकर के भारत में अब क्या हो जाता है, ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्या है, बैकग्राउंड है कि हमारा जो भारत का संविधान बना है वो कैसे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको जानने को आपको मिलेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि दो भागों में बांटा जाता है, कंपनी का शासन और एक सम्राट का शासन, ठीक है। तो पहले देखते हैं कंपनी का शासन, ये वाला जो 1773 से लेकर 1858 तक, ठीक है। तो कंपनी का शासन स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला एक्ट आता है कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए, जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। मतलब कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार क्या करती है, एक एक्ट लाती है जिसको बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। ये एक्ट आता है 1773 में। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है भारत के संवैधानिक इतिहास में, ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट, इसको हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें हुआ क्या था रेगुलेटिंग एक्ट में, सबसे पहले तो कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिली थी इस एक्ट से, ठीक है। प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता कंपनी को इस एक्ट से मिली थी, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। मतलब पहले क्या था, बंगाल में एक गवर्नर बस होता था, अब उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो अलग अलग एक प्रकार से गवर्नर थे वो बंगाल के अधीन हो गए थे, ठीक है। जैसे मद्रास था, बम्बई था, उसके गवर्नर क्या हो गए थे, बंगाल के गवर्नर, मतलब बंगाल का जो गवर्नर था वो हेड हो गया था, ठीक है। उसके पास ज़्यादा पावर आ गई थी, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बना है वो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये पूछा गया है, ठीक है। कौन बना था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बना था, ठीक है। ऐसे करके इसमें पूछा जा सकता है, ठीक। इसके बाद इसमें क्या होता है, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। तो कलकत्ता में 1774 में क्या हुआ था, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, मतलब टोटल 4 क्या थे, न्यायाधीश थे उसमें, ठीक है। इसके अलावा इस अधिनियम में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या हुआ था, कंपनी को एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। मतलब कंपनी में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो क्या करेगा, कंपनी के शासन को नियंत्रित करने का काम करेगा, ठीक है। मतलब कंपनी के काम को नियंत्रित करेगा, उसको बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी उसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या हुआ, बेसिकली बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इसमें क्या हुए, फर्स्ट गवर्नर बने थे, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। ये 3-4 चीज़ें आप याद रखेंगे, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ये हुआ आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ठीक है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, 1781 में उसमें कुछ कमियां थी, उसको ठीक करने के लिए 1781 में एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको बस याद रखिएगा कि 1781 में क्या हुआ, उसमें थोड़े बहुत सुधार हुए, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल के काउंसिल को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था, ठीक है। मतलब न्यायालय उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकती थी, और उनको न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था, केवल इसमें यही था, ठीक है। इसके बाद ये जो बताया 1781 का संशोधन अधिनियम, इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये बुक में थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया हुआ है। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, पिट्स
एक विलियम पिट्स जो था वो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, ठीक है, उनके नाम पे ये एक्ट आया था जिसको पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। उसके बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ, ठीक है। इसको याद रखना। पहला क्या था, हमने क्या पढ़ा, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद दूसरा जो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, उसके बाद तीसरा आपको याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, इसमें कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया था, मतलब कंपनी के काम को दो भागों में बांटा गया था, एक राजनीतिक कार्य और एक वाणिज्यिक कार्य। राजनीतिक कार्य मतलब शासन प्रशासन का काम कंपनी अलग करेगी, और कंपनी का जो दूसरा बॉडी होगा वो वाणिज्यिक मतलब व्यापार का काम करेगा, ठीक है। तो अलग अलग कर दिया गया था। इसमें क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इस अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, ठीक है। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी जो कंपनी के वाणिज्यिक मामलों का प्रबंध कर रही थी। और राजनीतिक मामलों के लिए क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया। मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है, राजनीतिक मामले वाला कर रहे हैं, ठीक है। याद रखने का ये ट्रिक है कि कंट्रोल कौन कर रहा है, राजनीति वाले कर रहे हैं, और बोर्ड किस में रहता है, तो वो आप बोल सकते हैं कि वाणिज्यिक मामलों में बोर्ड रहता है, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख लेना। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए बनाया गया था, राजनीतिक मामलों के लिए या प्रशासनिक मामलों के लिए या फिर एक प्रकार से व्यापारिक मामलों के लिए, ठीक है। तो राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया था, इसमें पहली बार भारत को, मतलब भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया था, ठीक है। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें पहली बार भारत को ब्रिटिश अधिपत्य बोला गया था, मतलब ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र भारत को पहले बार इसमें बोला गया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका जो 1786 का अधिनियम, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये याद रखना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल इसमें नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका एक्ट आता है चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट क्या होता है, ये जो चार्टर होता है, ठीक है, चार्टर का मतलब होता है अधिकार या अधिकार पत्र या सनद, ठीक है, मतलब अधिकारों का समूह बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम इसीलिए चार्टर एक्ट रहता है। स्टार्टिंग वाले का क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स के द्वारा बनाया गया था एक्ट, इसीलिए उसका नाम क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है। इसके बाद आते हैं चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट, ठीक है। चार्टर मतलब कंपनी को क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया था बहुत सारा, ठीक है। और ये जो चार्टर एक्ट था वो 20-20 साल के लिए आया, और चार जो थे वो चार्टर एक्ट थे। 1793 में आया, ठीक है। 1793 के 20 साल बाद 1813 में आया, 1813 के 20 साल बाद 1833 में आया, उसके बाद 1833 के 20 साल बाद 1853 में आया। तो इसको ऐसे याद रखना कि 20-20 साल में चार्टर एक्ट 4 बार आया, ठीक है। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ, सबसे पहले तो जो कॉर्नवालिस थे उनको, मतलब उनके निर्णय को ये बोला गया कि 1793 में कि वो जो भी उसके काउंसिल के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, वो जितने भी भविष्य में आने वाले गवर्नर रहेंगे या प्रेसिडेंसी रहेंगे, मतलब प्रेसिडेंसी के गवर्नर, जैसे इस टाइप से समझो कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है ना, तो ऐसे ही एक गवर्नर जनरल होता था, मतलब जो मुखिया होता था, और अलग अलग प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर होते थे, तो उनके ऊपर ये जो निर्णय होंगे वो लागू होंगे, ऐसा इस चार्टर कानून में बोला गया, ठीक है। मतलब जो भी निर्णय लिया जाएगा कॉर्नवालिस के काउंसिल के द्वारा, वो भविष्य में आने वाले, मतलब कॉर्नवालिस के बाद जो भी आएगा उसके ऊपर भी लागू होगा, ये इस एक्ट में बोला गया, ठीक है। तो ये था 1793 का चार्टर कानून, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये बोला गया चार्टर एक्ट में ही कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है उसके ऊपर अधिक नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, मतलब कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है।
तो बॉम्बे और मद्रास जो पहले से अधीन थे उनकी शक्तियों को और कम कर दिया गया, ठीक है, इस चार्टर एक्ट में, ठीक है। इसके अलावा भारत के व्यापार पर एकाधिकार 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी 20 साल तक एकलौती ऐसी कंपनी थी जो भारत के अंदर क्या करेगी, व्यापार करेगी, ठीक है। मतलब उसका एकाधिकार था, मतलब एकमात्र अधिकार, एकाधिकार वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये बोला गया, जो 1793 का चार्टर एक्ट था, इसमें ये बोला गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, उनका जो वेतन होगा उनको भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। मतलब भारत से जितना पैसा मिलेगा उनका पेमेंट उसी पैसे से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें बोला गया। इसके बाद आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 मतलब ये 1793 के बाद 20 साल बाद आया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें ये किया गया कि भारत में जो कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी भी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी, लेकिन कंपनी को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये दो व्यापार को केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिया रखा, ठीक है। तो 1813 का चार्टर एक्ट में ये इम्पोर्टेंट है कि चाय और चीन को छोड़ करके बाकी जो कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो ईसाई मिशनरी हैं उनको भारत आकर प्रचार प्रसार करने और शिक्षा फैलाने का कार्य दिया गया, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाया गया इसी चार्टर अधिनियम चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 के द्वारा, ठीक है। तो ये सब चार्टर एक्ट का काम था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट डिस्कस कर लिए हैं, वो पहले का है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। मतलब 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके बाद जो चार्टर एक्ट आया है वो है आपका 1833 का। मतलब बताया ना 20-20 साल में आता है, ठीक है। तो 1813 के 20 साल बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, भारत के अंदर जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या कर रही थी, शक्तियों को इकट्ठा कर रही थी, मतलब केंद्रीकृत कर रही थी, ठीक है। ये जो अधिनियम आया था धीरे धीरे क्या कर रही थी, जो कंपनी है या जो कंट्रोल कर रहे हैं उनके शक्तियों को बढ़ा रही है। मतलब नीचे वालों से पावर खींचकर वो क्या कर रही है, पावर को इकट्ठा कर रही है, ठीक है। उसी को बोलते हैं केंद्रीकरण, जिसमें क्या होता है, शक्तियों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। उसी का उल्टा होता है विकेंद्रीकरण। मतलब आपके पास शक्ति है, आपने बांट दिया, उसको बोलेंगे विकेंद्रीकरण, ठीक है। केंद्रीकरण मतलब आपने क्या किया, शक्तियों को खींच लिया, दूसरों के पास था उसको आप क्या कर लिए, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लिए, ठीक है। तो वो हो गया आपका केंद्रीकरण। तो ये वाला जो अधिनियम आ रहा था चार्टर एक्ट, चार्टर का मतलब शुरू में ही बताया था अधिकार देना, ठीक है। किसको अधिकार दे रहे थे, जो मेन आदमी बैठा हुआ था बीच का, ठीक है, उसको अधिकार दे रहे थे। तो ये है चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। इसमें शक्तियों को इकट्ठा किया जा रहा था, ठीक है। इसके लिए क्या क्या किया गया 1833 में, तो 1833 में चार्टर एक्ट में ये बोला गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जो केवल पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा, ठीक है। और पहला जो गवर्नर जनरल जो बना था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। नाम याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा चुका है, और इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, कि पहली बार भारत का गवर्नर जनरल कब बना, ठीक है। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में बना। केंद्रीकरण की दिशा में कब काम हुआ, तो जब से चार्टर एक्ट आया तब से केंद्रीकृत हुआ है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है विकेंद्रीकरण की दिशा में कब काम किया गया, ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे आगे। इसमें क्या हुआ 1833 के चार्टर एक्ट में, और इसमें ये हुआ कि जो बम्बई और मद्रास थे, ठीक है, बम्बई और मद्रास थे, उनकी विधायिका संबंधी शक्तियों को छीन लिया गया, वंचित कर दिया गया उनको विधायिका संबंधी। मतलब जैसे बंगाल के अधीन थे बताया था बम्बई और मद्रास, है ना। अब बम्बई और मद्रास अपने क्षेत्र के लिए भी कानून नहीं बना सकते थे। विधायिका का मतलब क्या होता है, कानून बनाने वाली संस्था, ठीक है, या कानून बनाने की शक्ति। तो इससे अब क्या कर दिया गया, मद्रास और बम्बई को वंचित कर दिया गया। अब जो था भारत का गवर्नर जनरल क्या था, वो पूरे ब्रिटिश
अधिपत्य मतलब भारत के क्षेत्र में असीमित अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल था वही क्या करेगा, अब पूरे भारत के लिए रूल बनाएगा। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता दिया था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो पूरी तरह समाप्त हो गया था, चाय और चीन को छोड़ करके। इसमें 1833 वाले में पूरा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मतलब इसमें अब एक व्यापारिक निकाय के रूप में बस ये रहेगा और प्रशासनिक निकाय ये अब नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चार्टर एक्ट 1833 में ये प्रावधान किया गया कि सिविल सेवकों का चयन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो चयन प्रक्रिया थी आने वाली थी, लेकिन इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, कर दिया, विरोध कर दिया गया। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण ये जो 1833 का सिविल सेवक चयन प्रक्रिया थी वो एक प्रकार से नहीं आ पाया। ठीक है, ये दूसरे प्रकार का सिविल सेवक चयन प्रक्रिया था, मतलब दो प्रकार के सिविल सेवा होते थे। ठीक है, पहला जैसे आप देखेंगे तो सिविल सेवा दो प्रकार के होते थे, एक तो था अधिकारी वर्ग के लिए, दूसरा था कर्मचारी वर्ग के लिए। तो ये वाला जो था कर्मचारी वर्ग के लिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो सिविल सेवक का चयन था ये प्रक्रिया नहीं हो पाया। किसके कारण नहीं हो पाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कारण। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका विरोध किए, इसलिए ये नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 में क्या होता है, चार्टर अधिनियम आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है 1853 में, ये अंतिम अधिनियम था। 1853 का चार्टर अधिनियम क्या था, अंतिम अधिनियम था। ठीक है, मतलब जो 20-20 साल का अधिनियम आया था 1793, 1813, 1833, उसके बाद जो चौथा था 1833 के बाद वाला जो लास्ट था वो था 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अंतिम अधिनियम था। इसमें क्या किया गया, पहली बार जो था गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि विधायी कार्य भी एक ही कंपनी कर रही थी और प्रशासनिक कार्य भी एक ही कर रहे थे, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बताया था, है ना। अब इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल को विधायी और प्रशासनिक कार्य दे दिया गया था पहले वाले चार्टर में। अब इसमें क्या किया गया, विधायी कार्य मतलब नियम बनाने का कार्य अलग करेगा और नियम को लागू करने का कार्य मतलब प्रशासनिक कार्य, वो काम अलग होगा। ठीक है, इसके अलावा भारत में एक केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद मतलब छोटा संसद जो क्या करेगा, पूरे भारत के लिए नियम कानून बनाएगा। ऐसी प्रक्रिया इस 1853 के चार्टर अधिनियम में किया गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, सिविल सेवकों का चयन के लिए इसमें लाया गया और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, जिसमें कि भारत में सिविल सेवकों का भर्ती और चयन की प्रक्रिया के लिए वो क्या किया गया, एक समिति बनाई गई और वो आगे प्रयास किया भारत में क्या हो सके ताकि सिविल सेवक का चयन हो सके। ठीक है, तो ये 1853 का एक्ट था। ठीक है, इसमें एक चीज़ और था 1853 के एक्ट में, ये था कि इसमें कोई समय का निर्धारण नहीं किया गया था। जैसे पिछले जो एक्ट हमने पढ़ा है 1793 से लेकर के, हर एक्ट में 20-20 साल के लिए आगे बढ़ाते गए, लेकिन इसमें 20 साल का कोई प्रावधान नहीं था। इसका मतलब ये था कि जो चार्टर एक्ट था या कंपनी के पास जो शासन था उसको कभी भी छीना जा सकता था। ठीक है, तो कंपनी के शासन को किसी भी समय में समाप्त किया जा सकता था, वो इसी अधिनियम में लाया गया था 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज़ और किया गया कि स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया गया। ठीक है, मतलब जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, जैसे कि कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, तो गवर्नर जनरल अकेले नहीं लेता था। ठीक है, उसके साथ साथ 4-5 लोग, 10 लोग ऐसे करके अलग अलग लोग होते थे। तो उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, मतलब लोकल लोगों को उस परिषद में शामिल किया गया। जैसे 10 लोग हैं तो 4 लोग को आसपास के लोगों को रखा गया। जैसे इसमें कहा गया है कि 6 सदस्य जोड़े गए। ठीक है, जिसमें कि 4 का चुनाव बंगाल से, मद्रास से, बम्बई, आगरा स्थानीय प्रांतीय सरकार के द्वारा किया गया। मतलब जो जैसे केंद्रीय गवर्नमेंट है, ठीक है, तो केंद्रीय गवर्नमेंट में जितने भी सदस्य हैं उनमें से कुछ सदस्य राज्य के द्वारा चुन के भेजा जा रहा है, ऐसा आप मान के चलिए। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें अब क्या हो गया कि स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया 1853 में। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे
ताज का शासन मतलब कंपनी का शासन खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ताज का शासन प्रारंभ हो गया। अब देखते हैं ताज का शासन, ठीक है, मतलब कंपनी का शासन खत्म हो चुका है। अब क्या हो गया है, ताज का शासन मतलब ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, सीधे तरीके से अब शासन कर रही है, ठीक है। तो ताज का शासन कैसे आता है, तो सबसे पहले 1857 में विद्रोह होता है भारत के अंदर, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को लगता है कि कंपनी कमज़ोर पड़ जाएगी, और फिर कंपनी से क्या कर लेती है, शासन को अपने पास ले आती है, ठीक है। तो 1858 में सबसे पहले आता है भारत सरकार अधिनियम, मतलब अब भारत को शासन करने के लिए, भारत में शासन करने के लिए कंपनी को हटा करके अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, सीधे भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, ठीक है। अब मतलब चार्टर एक्ट का जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, भारत पर नियंत्रण करने के लिए जो भी कानून है या अधिनियम है वो लेकर के आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को अब पूरे तरह से समाप्त कर दिया गया, और इसमें ये बोला गया कि भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है, ठीक है। मतलब भारत में अच्छे तरीके से शासन करने के लिए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए अब क्या करेगी, ब्रिटेन सरकार सीधे तरीके से भारत में शासन करेगी, ठीक है। तो ये इसमें बोला गया। इसके बाद इसमें क्या क्या किया गया, 1858 की जो भारत शासन अधिनियम आई है, ठीक है, ये वाला जो अधिनियम आया है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए उसके बारे में देखते हैं। अब क्या हुआ, भारत में क्या किया गया, अब सीधे तौर पर महारानी विक्टोरिया का शासन हो गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल जो था उसके पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया, और वायसराय सबसे पहले कौन बना, लॉर्ड कैनिंग ये बना, ठीक है। इसके बाद इसमें द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। द्वैत प्रणाली मतलब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दो शासन प्रणाली थे उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद वायसराय के साथ साथ इस अधिनियम में क्या बोला गया, 1858 में भारत में एक राज्य सचिव होगा, ठीक है। राज्य सचिव भारत के अंदर होगा, जो कि क्या करेगा, भारत में प्रशासन का कार्य को करेगा, ठीक है, और पूरा नियंत्रण राज्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। और ये जो राज्य सचिव होगा या भारत सचिव होगा, उसकी सहायता के लिए क्या होगी, एक 15 सदस्यीय मतलब 15 लोगों की एक समिति होगी या परिषद होगा। वो क्या करेगा, सलाहकार परिषद होगा, और वो क्या करेगा, समय समय पर सलाह देगा, किसको, राज्य सचिव को या भारत सचिव को, ठीक है। तो ऐसे करके ये 1858 में पहले मतलब पहली बार क्या किया गया, वायसराय बनाया गया, और किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो दूसरा अधिनियम आया 1861 का, भारत परिषद अधिनियम। नाम देखिए, भारत परिषद अधिनियम, मतलब भारत में जो परिषद बना हुआ था, ये जो वायसराय का परिषद जो बना हुआ था, उसमें सुधार करने के लिए, मतलब धीरे धीरे अब क्या किया गया, जो केंद्रीकरण पहले किया गया था, ठीक है, उसको अब विकेंद्रीकृत किया गया, ठीक है। तो जो पहले भारत में केंद्रीकृत किया गया था, मतलब शक्तियों को इकट्ठा किया गया था, ठीक है, उसको अब धीरे धीरे बांटेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, भारत के लोगों को थोड़ा थोड़ा भारतीयों का सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो गया था, इससे पहले भारत में क्रांति हो गई थी, है ना, 1857 की क्रांति हो गई थी। अब विदेशियों को या ब्रिटेन वासियों को लगा कि अगर भारतीयों को शामिल नहीं करेंगे शासन करने में तो फिर से विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब भारत परिषद अधिनियम आने लगा, ठीक है, कि परिषद में सुधार किए गए, कुछ लोगों को परिषद में शामिल किया गया, भारतीयों को, ठीक है। तो ये सब इसमें देखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके 3 अधिनियम आता है, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909, ठीक है। इसमें क्या किया गया, संवैधानिक और राजनीतिक एक प्रकार से चेंजेस किए गए, ठीक है। सबसे पहले इसमें कुछ भारतीयों को शामिल किया गया, किसमें, जो वायसराय का परिषद जो बताया था, ठीक है, वायसराय का परिषद या भारत सचिव, राज्य सचिव, इन लोगों का जो परिषद था उसमें कुछ भारतीयों को शामिल किया गया, और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में उनको नामांकित किया गया। अब गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं, गैर सरकारी सदस्य मतलब ऐसे सदस्य जो क्या नहीं है, शासन का भाग नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो भारत के अंदर चुनाव होती है, ठीक है, चुनाव में मान लो ए पार्टी जीतती है और बी पार्टी ऑपोजिशन उसमें रहता है, ठीक है। जैसे अभी बीजेपी है और कांग्रेस क्या है, ऑपोजिशन में है, ठीक है। तो जिस पार्टी का सरकार है उसको बोलेंगे सरकारी सदस्य,
ठीक है, या उसका मंत्री या विधायक जो भी है, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, सरकारी सदस्य बोलेंगे। और गैर सरकारी सदस्य क्या होंगे, जो ओपोजिशन में होंगे या जो एक प्रकार से शासन में उनका सीधे तौर पर मतलब उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, उसको बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कुछ भारतीयों को जो गैर सरकारी सदस्य बोला गया, मतलब जो सरकार के भाग नहीं है, ठीक है, तो उनको बोला जाता है गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, तो कुछ भारतीयों को इसमें परिषद में शामिल किया गया और उनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, जिनमें से 3 भारतीयों को, जो 3 भारतीय थे वो एक थे बनारस के राजा, ठीक है, और पटियाला के महाराज। इसके अलावा सर दिनकर राव को इस परिषद में शामिल किया गया, मनोनीत किया गया। ठीक है, अब इस परिषद में क्या किया गया, धीरे धीरे जो मद्रास के और बम्बई के प्रेसिडेंसियों के अधिकार को छीना गया था, ठीक है, उस अधिकार को फिर से वापस दिया गया, मतलब विकेंद्रीकृत किया गया। ठीक है, तो अब जो बम्बई और मद्रास के पास कानून बनाने की शक्तियों को छीन लिया गया था, पहले हमने पढ़ा है ना, तो उसको अब क्या किया गया, विकेंद्रीकृत किया गया। ठीक है, इसके अलावा बंगाल, उत्तर प्रदेश या बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में क्या किया गया, पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद मतलब जो नियम कानून बना सके। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे अभी होता है विधानमंडल है, विधानसभा है, ठीक है, या मतलब विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही राज्यों में या जो प्रांत थे उस टाइम पे, तो वहाँ क्या किया गया, विधान परिषद का गठन किया गया, बंगाल में, पंजाब में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। ठीक है, इसके अलावा वायसराय के परिषद के कार्य संचालन के लिए क्या किया गया, वायसराय के परिषद में कार्य संचालन के लिए एक पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ किया गया। और इसको याद रखना, ये भी क्या है, PYQ है। पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में लाया गया। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपको एक विभाग दे दिया जाएगा, उस विभाग के आप क्या रहेंगे, प्रमुख रहेंगे। जैसे आजकल मंत्रियों में मंत्रालय का बंटवारा होता है, ठीक है, या विभाग का बंटवारा होता है, जैसे गृह मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, ऐसे अलग अलग विभाग होते हैं, है ना, तो उसी को पोर्टफोलियो बोला जाता है। इसमें क्या होगा, वायसराय का एक परिषद होगा, एक सदस्य, एक या एक से अधिक सरकारी विभाग का प्रभारी इसमें बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब सरकारी विभाग का प्रभारी इसमें अब बनाया जाएगा, ये इसमें किया गया। ठीक है, इसके बाद यह भी हम पढ़ रहे हैं, ये सब जो पढ़ रहे हैं वो 1861 का परिषद अधिनियम है। ठीक है, 1861 में ही क्या हुआ, आपातकाल, जो वायसराय आपातकाल लगा सकता था, वो बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, अध्यादेश का मतलब क्या होता है, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब जो कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तब राष्ट्रपति क्या करता है, कानून जारी करता है, उसको अध्यादेश बोला जाता है। ठीक है, और ये जो प्रावधान है यहीं से लिया गया है, 1861 के जो परिषद अधिनियम है, ठीक है, ये वाला जो है अभी जो पढ़ रहे हैं वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे यहाँ भी क्या होता है, आपातकाल लगता है तो 6 महीने तक एक्सटेंडेड रहता है। ठीक है, जब तक परिषद की बैठक ना हो जाए, तो सेम ऐसा ही इसमें भी किया गया कि वायसराय अगर कोई आपातकाल जारी करता है बिना काउंसिल की संस्तुति के, ठीक है, तो वो अध्यादेश कब तक जारी रहेगा, एक प्रकार से 6 महीने तक ऐसा अध्यादेश जारी रह सकता है। ठीक है, तो ये प्रावधान यहाँ से किया गया है। ठीक, इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट भारत परिषद अधिनियम है, वो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसमें अब क्या किया गया, गैर सरकारी सदस्य की संख्या, मतलब अब धीरे धीरे क्या करने गए, भारत के लोगों को अपने परिषद में शामिल करते गए और संख्या को बढ़ाते गए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ इसमें और किया गया कि बजट पर बहस करने के लिए गैर सरकारी सदस्य को एक प्रकार से अनुमति दी गई कि वो बजट पर बहस कर सकते हैं। ठीक है, और एक प्रकार से गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति के लिए अब क्या करने का प्रयास किया गया, चुनाव करने का प्रयास किया गया। मतलब चुनाव शब्द का यूज़ नहीं किया गया था इसमें बस ये था कि जो प्रांतीय विधान परिषद थे और केंद्रीय विधान परिषद थे, ठीक है, उनमें क्या हो सकता था, अब चुन के गैर सरकारी सदस्य को भेजा जा सकता था। जैसे बम्बई था, मद्रास था, ठीक है, वहाँ से चुन के अब भेजा जा सकता था। अब इसके बाद देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है,
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार। कौन थे मॉर्ले मिंटो? तो उस टाइम मॉर्ले जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे। जैसे बताया कि 1858 में राज्य सचिव का पद बनाया गया और वायसराय का पद बनाया गया, है ना। तो मॉर्ले कौन थे? राज्य सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? वायसराय थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया कब आया? 1909 में आया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया? परिषद की संख्या जो 16 थी उसको अब क्या कर दिया गया? 60 कर दिया गया, ठीक है। मतलब जो परिषद की बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया, तो इसमें क्या किया गया? जो 16 थी संख्या उसको अब 60 कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि बजट पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या किया गया कि आप अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही बजट पर संकल्प भी रख सकते हैं। मतलब आपको कोई बजट चाहिए किसी क्षेत्र के लिए तो आप क्या कर सकते हैं? संकल्प रख सकते हैं, ठीक है। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न मतलब आपने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसका आंसर आया, उसके आंसर आने के बाद आपको कोई और डाउट हुआ उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको बोलेंगे अनुपूरक प्रश्न, ठीक है। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें दे दिया गया। कौन से? 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, ठीक है। इसके अलावा जो था इस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय को कार्य परिषद एसोसिएशन बनने का, मतलब एक प्रकार से कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सबसे पहले क्या हुए? प्रथम भारतीय सदस्य बने, और किसके? कार्यपालिका परिषद के, ठीक है। तो जो एसोसिएशन होता था उसमें सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में कार्यपालिका के परिषद के सदस्य बने, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, इस अधिनियम में 1909 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है उसमें पृथक निर्वाचन दिया गया। मतलब मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया गया और उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, कि अगर चुनाव होगा तो वहीं वोट डालेंगे और वहीं उस चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ऐसे करके पृथक निर्वाचन दिया गया मुस्लिमों को, ठीक है। तो मुस्लिम मतदाता ही उसके चुनाव में वोट डाल सकते हैं और मुस्लिम लोग ही उस चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ये 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में दिया गया, ठीक है। क्योंकि इसके पहले क्या हो गया था? मुस्लिम लीग का गठन हो गया था, ठीक है। कमेंट में आप बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ, ये सब आप कमेंट में बताइए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। इसमें भी क्या किया गया? धीरे धीरे अब उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। मतलब ऐसा सरकार जो कुछ हो जाए तो उसका जवाब देगी वो, ठीक है। मतलब अगर वो काम ठीक से नहीं कर रही है तो वो क्या करेगी? जवाब देगी, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? उत्तरदायी सरकार। मतलब आप क्या करेंगे? सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे और सरकार क्या करेगी? बदले में आपका जवाब देगी, ठीक है। तो 1919 में जो अधिनियम आया उसका और नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। मॉन्टेग्यू उस टाइम के भारत के राज्य सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे, ठीक है। इस अधिनियम में क्या किया गया? 2 विषय में बांटा गया, एक तो हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। मतलब जो प्रांतीय विषय थे, मतलब जैसे राज्य होते हैं, ठीक है, तो उनके पास 2 अधिकार थे। एक तो मतलब शासन करने के लिए जो शक्ति थी उसको 2 भागों में बांटा गया। इसके पहले एक ही भाग में था। तो एक हस्तांतरित था और दूसरा था आरक्षित। हस्तांतरित विषय क्या था? जो गवर्नर के माध्यम से शासन होगा और गवर्नर क्या करेगा? मंत्रियों की सहायता लेगा और मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होगा। तो हस्तांतरित विषय किसके पास था? गवर्नर के पास था। और गवर्नर उस पे नियम कानून कैसे बनाएगा? विधान परिषद, मतलब मंत्रियों की सहायता लेकर के बनाएगा, ठीक है। और दूसरा था आरक्षित विषय। आरक्षित विषय का मतलब होगा कि जिसमें गवर्नर क्या करेगा? कार्यपालिका परिषद की सहायता से काम करेगा, ठीक है। आया समझ में? पहला था हस्तांतरित। हस्तांतरित का मतलब है जिसमें गवर्नर क्या करेगा? मंत्रियों की सहायता लेगा। हस्तांतरित मतलब मंत्रियों की सहायता लेगा। आरक्षित मतलब जिसमें
क्या करेगा गवर्नर, कार्यपालिका परिषद की सहायता लेगा। मतलब पहला वाला क्या है, मंत्रियों की सहायता लेगा, और दूसरा क्या करेगा, कार्यपालिका परिषद की सहायता लेगा। तो ये दो विषय में बांटा गया 1919 के अधिनियम में, ठीक है। इसके बाद पहली बार देश में क्या किया गया, द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय मतलब एक सदन हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा ये दो सदन की स्थापना की गई। जो अभी आपका जो प्रेजेंट में सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, संसद, ठीक है। तो ये जो पार्लियामेंट का राज्यसभा और लोकसभा है, ये कहाँ से आया, 1919 के अधिनियम से आया, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई, ठीक है। और इसमें ये रखा गया कि जो लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं वो कहाँ से चुन के आएंगे, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुन के आएंगे, ठीक है। मतलब चुनाव होकर के आएंगे, ये 1919 के अधिनियम में बोला गया, ठीक है। इसके अलावा इस अधिनियम में 1919 के अधिनियम में जो सांप्रदायिक आधार पर जो पृथक निर्वाचन इसमें दिया गया था, ठीक है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में, वो अब इसमें दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, कि जो पहले मुस्लिमों को दिया गया था, अब 1919 वाले में क्या दिया गया, इन सबको भी दिया गया कि जो सिख हैं, भारतीय ईसाई हैं, आंग्ल भारतीय हैं, यूरोपीय हैं, उनको भी क्या किया गया, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। किसमें, भारत शासन अधिनियम 1919 में, ठीक है। इसके अलावा 1919 में वोटिंग राइट्स को भी आगे बढ़ाया गया। मतलब जिनके पास संपत्ति है, शिक्षा है, उनको क्या किया गया, वोटिंग राइट्स दिया गया, ठीक है। मतलब जो भी संपत्तिशाली है या जो टैक्स देते हैं या जिनके पास शिक्षा है, उन लोगों को क्या किया गया, वोटिंग राइट दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो भारत के एक भारत सचिव के द्वारा जो काम किया जा रहा था, उनमें से कुछ काम को उच्च आयुक्त को स्थानांतरित किया गया, ठीक है। मतलब पहले भारत सचिव बनाया गया था, ठीक है, उसके कुछ काम को अब कौन करने लग गया, उच्च आयुक्त करने लग गया। और ये उच्च आयुक्त का कार्यालय कहाँ होता था, लंदन में होता था, ठीक है। तो ये भी इसमें किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 में, ठीक है। इसके बाद 1919 में ही क्या किया गया, एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान लाया गया, और जिसकी स्थापना 1926 में सिविल सेवक भर्ती के द्वारा किया गया, एक आयोग के द्वारा गठन किया गया 1926 में, ठीक है। लोक सेवक आयोग क्या होता है, तो लोक सेवा आयोग जो होता है वो यूपीएससी या सीजीपीएससी, स्टेट पीएससी जो देखते हैं, है ना। तो 1926 में क्या किया गया, यूपीएससी का गठन किया गया, मतलब लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो क्या करेगा, सिविल सेवकों की भर्ती का काम करेगा। मतलब कैसे उनको रिक्रूट करना है इसका काम करेगा 1926 का जो लोक सेवक आयोग होगा, लोक सेवा आयोग होगा, वो करेगा, ठीक है। तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया, 1919 के ही अधिनियम में किया गया था, ठीक है। इसके बाद 1919 के अधिनियम में ही क्या किया गया, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। केंद्रीय बजट मतलब जो भारत सरकार का बजट था उसको अलग किया गया, और राज्य सरकार का जो बजट था वो अलग किया गया। जैसे केंद्र में भारत सरकार का बजट अलग होता है ना, हमेशा आप पढ़ते होंगे। तो भारत सरकार जैसे रक्षा मामलों में, रेल के मामलों में वो अपना बजट अलग बनाती हैं, ठीक है। और राज्य सरकार जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, ये अपना बजट अलग अलग बनाती हैं, ठीक है। तो ये अलग कब हुआ, पहले एक साथ होता था, ठीक है। तो ये अलग कब हुआ, 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, वहाँ से क्या हुआ, केंद्रीय बजट और राज्य बजट जो है वो अलग अलग हुए, ठीक है। इसके अलावा 1919 के अधिनियम में ही क्या हुआ, एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा, वैधानिक आयोग का गठन हुआ। ये पीवाईक्यू है, इसको भी याद रखना कि 1926 में क्या किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन, साइमन आयोग, ठीक है। अब भारत में क्या हो गया, धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार एक प्रकार से कमज़ोर पड़ने लगी, ठीक है। और भारत में शासन व्यवस्था कैसी चल रही है इसकी स्थिति को पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय आयोग को भेजा गया, कहाँ, भारत, ब्रिटेन से भारत भेजा गया, ठीक है। तो कब आया वो, नवंबर 1927 में आया, ठीक है। और 7 सदस्यीय एक प्रकार से ये क्या था, आयोग था, ठीक है। 7 सदस्यीय आयोग था, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, ठीक है, सब ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए साइमन गो बैक का नारा भी लगा था, ठीक है। तो 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग आया था और ये अपना रिपोर्ट दिया 1930 में, ठीक है। 1930 में अपना रिपोर्ट दिया।
इसके साथ ही क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1930, 31, 32, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है। और श्वेत पत्र तैयार करने का प्रयास किया गया संवैधानिक सुधार के लिए, ठीक है। इसी के साथ इसके बाद क्या होता है, साइमन कमीशन जैसे ही आता है अपना रिपोर्ट देता है, उसके बाद फिर भारत परिषद अधिनियम 1935 आता है, ठीक है। मतलब आगे क्या होता है, अब भारत परिषद अधिनियम 1935 आता है। अब इसके बाद क्या होता है, सांप्रदायिक अवार्ड देने की बात चलती है, ठीक है, किनको, अल्पसंख्यकों को। जैसे कि मैंने बताया कि पहले क्या हुआ था, 1909 में मुस्लिमों को कम्युनल अवार्ड दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 1919 में सिखों को कम्युनल अवार्ड दिया गया था। अब किनको कम्युनल अवार्ड देने की बात चल रही थी, अल्पसंख्यक को, मतलब दलितों को, ठीक है। और इसी के साथ जो था, कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने क्या किया था, कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। और दलित नेताओं में जो प्रमुख थे वो बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था 1932 में ही, ठीक है, जिसको पूना समझौता बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की गई थी 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो ये हुआ था। इसके बाद देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये जो भारत शासन अधिनियम है, वो जो भारत का संविधान आप जो पढ़ते हैं, उसका आप बोल सकते हैं कि छोटा रूप है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसमें जब ये बना था भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें टोटल 321 धाराएं थी और 10 अनुसूची थी, ठीक है। जैसे अभी जो हमारा भारत का संविधान बना है, उसमें कितने धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, या कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। धाराएं वही अनुच्छेद, ठीक है। कितने भाग हैं, इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। देखते हैं अब भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम ये एक मील का पत्थर साबित हुआ भारत के शासन के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखते हैं भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो इसमें भी 3 सूचियां थी भारत शासन अधिनियम 1935 में। एक था संघ सूची, जिसमें 59 विषय शामिल थे, ठीक है। दूसरा है राज्य सूची, जिसमें 54 विषय शामिल थे, और संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय शामिल थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जो 3 विषय थे वो कहाँ से आए हैं, भारत शासन अधिनियम से आए हैं। इसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन मतलब जो हस्तांतरित विषय था और आरक्षित विषय था, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया, मतलब प्रांतों को थोड़ा बहुत क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। जैसे पहले बताया, बजट उनको बनाने के लिए दे दिया गया, ठीक है। ऐसे करके अब क्या हुआ, विकेंद्रीकरण होना चालू हो गया, ठीक है। इसके अलावा उत्तरदायी मंत्रियों की एक प्रकार से चालू हुई कि मंत्री क्या करेंगे, जवाब देंगे, और मंत्री एक प्रकार से जवाब देंगे तब तक वो क्या रहेंगे, बने रहेंगे, ऐसा व्यवस्था किया गया। इसके अलावा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ करने का प्रयास किया गया 1935 के अधिनियम में, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ करने का प्रयास किया गया, लेकिन लागू नहीं हो पाया, ठीक है। स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय जो बताया था, वो आरंभ इसमें नहीं हो पाया, ठीक है। इसके बाद 11 राज्यों में, उनमें से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, ठीक है। जैसे अभी कुछ राज्यों में है ना, द्विसदनीय विधायिका। जैसे देखेंगे कि किन्हीं राज्यों में विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या है, विधानसभा बस है ना, लेकिन कुछ राज्यों में क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। तो द्विसदनीय विधायिका की स्थापना कब से प्रारंभ हुआ, ये हुआ 1935 में, ठीक है। तो राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना 1935 के अधिनियम से की गई, इसको याद रखिएगा, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ कब किया गया, तो ये भी किया गया 1935 में, इसको भी आप याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दलित जातियों को, महिलाओं को, मजदूर वर्ग को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था दी गई, ठीक है। इसमें जो अलग से निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी 1935 के अधिनियम में, इसमें दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार का विस्तार इसमें किया गया, और लगभग जनसंख्या के 10% लोगों को क्या किया गया, वोटिंग राइट्स दिया गया, ठीक है। इसके अलावा 1935 में ही क्या किया गया,
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। मतलब मुद्रा की नियंत्रण और साख को लेकर के रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो ये सब जो प्रावधान थे वो 1935 के अधिनियम में किया गया था। ठीक है। इसके अलावा प्रांतीय सेवा आयोग, इसकी भी स्थापना 1935 के अधिनियम में किया गया और संघीय न्यायालय 1937 में बना। प्रांतीय सेवा आयोग क्या है? जो आप राज्य सेवा आयोग देखते हैं, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, वैसा ही 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग और एक राज्य बस के लिए है तो प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की गई। मतलब जो स्टेट पीएससी होता है, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग, उसी प्रकार से प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना इसमें की गई। ठीक है। अब इसके बाद फाइनली जो अधिनियम आता है संविधान बनने के पहले, वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या था बेसिकली कि जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, 20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 तक क्या हो जाएगा, भारत शासन समाप्त हो जाएगा। 30 जून 1947 तक, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 30 जून 1947 तक समाप्त हो जाएगा, ये घोषणा कर दिए थे। और मुस्लिम लीग क्या करती है उसी टाइम पे, आंदोलन करती है। मुस्लिम लीग आंदोलन करती है तो क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार क्या कर देगी, एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग के आंदोलन के बाद क्या करती है कि जो भारत और पाकिस्तान है 2 भागों में विभाजित करने का मतलब एक प्रकार से निर्णय लेती है और इसके लिए एक माउंटबेटन को भेजा जाता है। ठीक है। तो माउंटबेटन उस टाइम वायसराय थे और वो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं कि योजना पेश करते हैं। ठीक है। और उसी के आधार पर क्या होता है, भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। और ये विभाजन किसके द्वारा होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा विभाजन किया जाता है। ठीक है। और इसमें जो 1947 का अधिनियम था उसमें क्या क्या बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाएगा, एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भारत है वो क्या हो जाएगा, अब संप्रभु हो जाएगा। संप्रभु या सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि जो देश होगा वो अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है। मतलब भारत को अगर किसी दूसरे देश के साथ डील करना है, कोई व्यापार करना है, तो उसको किसी तीसरे देश से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मान लो भारत को अमेरिका से कोई डील करना है तो ब्रिटिश सरकार से अब पूछने का ज़रूरत नहीं है। अब भारत क्या हो गया है, संप्रभु हो गया है। ठीक है। इसके अलावा 1947 के अधिनियम में क्या किया गया, 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने, एक तो पाकिस्तान और दूसरा भारत। ठीक है। इसके अलावा गवर्नर जनरल का पद को फिर से बनाया गया और वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और दोनों देशों के लोगों को क्या किया गया, संविधान सभा बना करके दिया गया। ठीक है। और वो संविधान सभा क्या करेगी, फिर संविधान को निर्माण करेगी। ठीक है। इसके पहले कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के बारे में और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो दोनों देशों को अब क्या कर दिया गया, संविधान सभा बनाने के लिए दे दिया गया और संविधान सभा के माध्यम से फिर भारत का संविधान बनता है। तो ये इस प्रकार से भारत का इतिहास रहा है। ठीक है। और 1947 में ही क्या होता है, ब्रिटिश 15 अगस्त 1947 के बाद इस अधिनियम में ये बोला गया कि आज़ादी के बाद कोई भी जो ब्रिटिश संसद है वो नियम अगर बनाती है तो वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि जो भारत और पाकिस्तान है वो खुद से कानून बना करके उसको लागू ना करें। ठीक है। तो ये सब इसमें प्रावधान किया जाता है। और इसमें ये बोला गया कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाएगा, है ना, जब तक नया संविधान नहीं बन जाएगा दोनों देशों का, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 से ही क्या होगा, शासन चलते रहेगा। ठीक है। इस प्रकार से इसमें बताया गया। और जो भारत सम्राट का जो पद था उसको इसमें समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद इसमें और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो अंतरिम सरकार बनती है 1946 में। ठीक है। अंतरिम सरकार मतलब जब तक का चुनाव नहीं हो जाता है या संविधान नहीं बन जाता है तब तक के लिए जो गवर्नमेंट थी। ठीक है। चुनाव बनने के लिए जब तक गवर्नमेंट काम कर, चुनाव होने से पहले जब तक गवर्नमेंट काम की उसको इंटरिम गवर्नमेंट बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू कौन से मामलों के या कौन से विभाग से संबंधित हैं, वल्लभ भाई पटेल कौन से मामलों से, राजेंद्र प्रसाद कौन से मामलों से। ठीक है। तो अंतरिम सरकार में ये याद रखना कि जॉन मथाई क्या थे, नागरिक आपूर्ति उद्योग मंत्री थे। ठीक है।
जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, परिषद के उपाध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे या गृह विभाग उनके पास था। इसको आप याद रखिएगा, ये लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा लिस्ट है। इसके बाद देखते हैं जो स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्रिमंडल बना 1947 में, ठीक है। तो उसमें कौन कौन मंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, ठीक है, जॉन मथाई रेलवे परिवहन, ठीक है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्री थे। ऐसे करके आप इन लिस्ट को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्री या कौन से विभाग को धारित किए हुए थे, और जो स्वतंत्रता के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें कौन कौन से मंत्री थे, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। इतने लंबे समय तक आप सुन रहे हैं उसके लिए आप सभी को थैंक यू, और आगे के लेक्चर के लिए आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आशा करता हूँ कि आपको पूरा सीरीज़ पसंद आएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।